हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th आईसीएसई का पेपर सॉल्व करेंगे जी। 10th आईसीएसई का फिजिक्स का पेपर, स्पेसिमेन। ठीक है। ठीक है, तो देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड का फर्स्ट, refer to the diagram given below. Lens is made up of two material of different refractive index. सॉरी। तो ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो मटेरियल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से बना है और नीचे वाला सॉरी μ2 से बना है, ठीक है। तो ये आपका μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, मतलब ये अलग मटेरियल हो गया, ये अलग मटेरियल हो गया, ठीक है ना। तो if the ray are coming from a distance object, then how many images can be seen? तो बोलता है कितना इमेज सीन करेंगे अगर दूर से अगर लाइट उसके ऊपर गिर रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। दो मटेरियल से कंबाइन करते हैं तब। म्यू r1 क्या है? इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर। r1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, बराबर ना, ठीक है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो फोकल लेंथ is the function of refractive index having two different refractive index, two different lengths. So image will be formed two different focal length implies two different image of the same object. Fine, ठीक है। तो ये लिख लो, तो यहाँ पे लिखना था, लिख देता हूँ पॉइंट्स। Focal length is a function of refractive index. Refractive index. Hence for two different refractive indices, ठीक है। There will be two different focal length. There will be two different focal length, ठीक है। Hence two different focal length implies two different image of the same object. Two different focal length implies two different focal length. याद क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, so two image will be formed, hence two images will be formed. याद क्लियर है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप इन फ्रंट ऑफ इट। अ ग्लास लेंस, ठीक है। तो हमेशा कौन क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो बताना है कि कौन सा ग्लास लेंस सही है। कॉन्वेक्स, तो ये कॉनकेव होगा ना। कॉन्वेक्स तो सब फॉर्म करता है, अलग अलग टाइप्स के। हाँ, तो कॉनकेव खाली वर्चुअल फॉर्म करता है। तो लिख लो, कॉनकेव लेंस बिकॉज irrespective of position of object
image formed by a thin concave lens is always virtual, upright or diminished, and it is situated on the side of the object between the focus and lens. और इसको कहाँ पे रखते हैं? It is situated between focal length and lens के बीच में, on side of lens, no, between focus and lens. चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट में तो थर्ड का जी अपना सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो थर्ड का सेकंड में क्या बोलता है कि गिवन इमेज डिस्प्ले किलोवाट आवर मीटर रीडिंग, ठीक है? तो दो रीडिंग ऐसा बना हुआ है बॉक्स में, ये आपका 00856, ठीक है? ये किलोवाट आवर है। दूसरा है 01567, ठीक है? किलोवाट आवर, बराबर ना? इमेज गिवन बिलो डिस्प्ले किलोवाट आवर मीटर रीडिंग recorded as two distinct points in the time. Assuming a continuous running 2000 watt, power कितना दिया है? 2000 watt. ये watt जो होता है, W मतलब watt है, power of unit of power. Unit of power. यहाँ तक क्लियर है? ओके। अभी देखो, as the sole electrical device in use, calculate the time interval in hours between the 2 meter reading, ठीक है? तो पावर तो दोनों के लिए सेम है ना जी। तो इनिशियल रीडिंग देखो, ये आपका इनिशियल रीडिंग हो गया, फाइनल रीडिंग। तो देखो इनिशियली इसका किलोवाट आवर कम है ना, बाद में बढ़ गया है। तो गिवन डाटा अगर मैं लिखूं, फाइनल तो गिवन में आपका ये पावर दिया है, दूसरा दिया है इनिशियल मीटर रीडिंग, इनिशियल मीटर रीडिंग। ये कितना है जी? ये आपका है 856 किलोवाट आवर। ये आ गया 856 इंटू 1000, किलो मतलब 1000 ना, वाट, ठीक है? आवर। तो ये हो गया 856,000 वाट आवर। ये आपका इनिशियल वैल्यू हो गया पावर का। अब फाइनल, और फाइनल क्या है? फाइनल मीटर रीडिंग क्या है? 1567 कितना है? 1567 किलोवाट आवर। तो ये कितना आएगा? 1567 इंटू 1000। ये कितना आएगा? 1567,000 किलोवाट। किलो तो हट गया ना, वाट आवर होगा, बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग तो है, ये एनर्जी 1 हो गया और ये एनर्जी 2 हो गया। तो लिख लो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमिंग इज इक्वल टू फाइनल मीटर रीडिंग माइनस इनिशियल मीटर रीडिंग, बराबर है? तो ये आएगा 1567 3 माइनस 856,000 माइनस कर लो, कितना आएगा? 711,000 वाट आवर, बराबर ना? फिर नेक्स्ट है टोटल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, टाइम कितना आएगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो T इज इक्वल टू क्या आएगा? एनर्जी अपॉन P ना। तो ये P एनर्जी तो आ गया ना, ये इक्वेशन 1 से कितना है? 7100
000 डिवाइड बाई पावर कितना है 2000 3 0 काट दो तो टाइम कितना आया जी तो t का वैल्यू है 711 डिवाइड बाई 2 ये कितना आएगा 355.5 आवर ये इतना आवर लगेगा ना सो एयर कंडीशन कितना घंटे के लिए रन हुआ है 355.5 आवर के लिए हाँ। समझा चलो ये लिखो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है थर्ड का थर्ड ABCD is a regular pentagon with the center of gravity at O. What will be the most possible position of the new center of gravity if a piece of clay is attached at point A? A piece of clay is a point attached to the A. ऐसा डायग्राम है आपका पॉलीगॉन ना रेगुलर पेंटागोन है पेंटागोन Pentagon. पांच साइड ये आपका A है ये है B ये है E ये C और ये D ठीक है तो इसको ऐसे कनेक्ट किया है और इस पॉइंट को भी कनेक्ट किया है ये है P और ये है Q ठीक है ये पॉइंट O है उधर से कट तो O से B को कनेक्ट किया है ये O है ये पॉइंट Z है Z ये आपका Y क्या क्लियर है हाँ तो यहाँ पे क्ले अटैच है ए पॉइंट पे क्ले हाँ क्ले मतलब मिट्टी अटैच है 2.8 इफ द पेंटागन इज कट अलोंग द लाइन PQ से कट करता हूँ यहाँ से इस पॉइंट से क्या करता हूँ कट करता हूँ हाँ ठीक है इफ पेंटागन इज कट अलोंग द PQ रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाता है ऊपर वाला ना ये वाला PQBCDE ठीक है तो बताना क्या है पीस ऑफ क्ले तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है कि कहाँ पे PQ से कट करेंगे तो लाई करेगा क्ले यहाँ पे अटैच है सर आपने एक्स ही नहीं बनाया बना दिया था ये लोग तो ये क्या बोलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाई करेगा तो फर्स्ट का आंसर क्या है x होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी B का आंसर क्या है ये आपका x जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है Q होगा बराबर है ठीक है वो मास वाला पार्ट ज्यादा नीचे की तरफ है ना अच्छा हाँ और क्योंकि यहाँ पे क्ले लगा नीचे है है इसलिए क्ले नीचे है ठीक है इफ द पेंटागन इज कट अलोंग PQ अभी PQ के अलोंग कट कर दिया हो ठीक है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जेड पे लाई करेगा देखो अभी ये वाला पार्ट को रिमूव कर दिया तो ये पार्ट है नहीं तो ये कहाँ लाई करेगा भाई ऊपर में ठीक है तो ये जेड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया तो अगर मैं रीजन बताऊं तो फर्स्ट का रीजन देखो if a piece of clay is attached to A of the pentagon then new center of gravity will be shifted to A to maintain the stability hence the most पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी O पे था ठीक है तो यहाँ पे क्ले लगा दिया तो ये शिफ्ट होके X पॉइंट पे आ गया हाँ ठीक है तो लिख लो if a piece of clay is attached at point A of pentagon ABCDE ठीक है then new center of gravity will be shifted towards A to maintain stable equilibrium to maintain a stable equilibrium ठीक है and hence most probable position
will be x, ठीक है। तो ये रीजन बता दो। सेकेंड वाले का रीजन देखो, सेकेंड वाले रीजन का दूसरे तरह से क्या बोलते हैं, if the pentagon is cut along the PQ then only this part is remaining ना, ठीक है। तो remain which have the equal mass distribution of the left and right position about the position O. देखो, if pentagon is cut along line PQ then only PCB QPE remains which has equal mass distribution on left and right position, about point O, but has greater mass distributed on upper portion than lower portion ठीक है। सो न्यू ग्रेविटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स O, hence न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी Z, ठीक है ना। तो O से शिफ्ट होके Z हो जाता है, समझा। यहाँ से शिफ्ट होके पहले X आया, नीचे लगाया क्ले, तो फिर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन कट कर दिया ना तो ऊपर जाएगा ना, समझा। इसके लिए तो लिख लो, बस हो गया, इतना काफी है। चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल। तो थर्ड का फोर्थ में क्या बोलता है, थर्ड का फोर्थ में बोलता है सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मास m1 कितना दिया है 60 ग्राम, टेम्परेचर T1 कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा मास है m2 150 ग्राम, सॉलिड मास ऑफ 60 ग्राम 160 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये मास ऑफ वाटर है, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर, ये आपका मास ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना है T2 20 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इज TF कितना है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा बताया भी ना, ये हायर से लोअर में आएगा, ये लोअर से हायर में जाएगा, याद आया। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, तो C निकालना है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ध्यान क्लियर है। तो फाइनल इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड क्या होगा, नहीं 100 माइनस 25 ना, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड कितना आएगा 100 माइनस 25 कितना आता है 75 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना आएगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये कितना आएगा 25 माइनस 20, ये कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया, तो हीट एनर्जी गिवन बाय द सॉलिड कितना होगा, mc डेल्टा t अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। mc डेल्टा t, तो लिख लो हीट एनर्जी गिवन बाय सॉलिड इज इक्वल टू
एनर्जी गिवन बाय सॉलिड कितना होगा MsCs डेल्टा Ts ना, हाँ इसके अंदर वैल्यू डाल दो। मास ऑफ मास सॉलिड कितना है 60 ना, हीट कैपेसिटी निकालना है अपने को, चेंज इन टेम्परेचर पता है 75 डिग्री ना, डेल्टा तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 CS आता है, ये इक्वेशन मान लो, ठीक है। अभी एनर्जी टेकन बाय वाटर क्या होगा, हीट एनर्जी टेकन बाय वाटर, तो ये क्या आएगा MW CW इंटू TW, ये कितना आएगा 150 इंटू इसका हीट कैपेसिटी पता है 4.2 है ना, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 5, ये मल्टीप्लाई करो 3150, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं ना, यस तो लिख लो फ्रॉम 1 and 2 कितना आ गया 4500 CS इज इक्वल टू 3150 बराबर ना, CS इज इक्वल टू 3150 डिवाइड बाय 4500 बराबर ना। कैंसिल तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा 0.7 जूल पर ग्राम केल्विन में लिख सकते, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास इनटू स्पेस